श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। अहमस्मि डॉक्टर सुभाष चंद्र मिश्रा, सहायकाचार्य, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, ज्योतिष विभागे कार्यरतोऽस्मि। विषयः वर्तते कापालाख्यं जलयंत्रम्, अर्थात कापालाख्य जल यंत्र का निर्माण कैसे किया जाए, इस विषय में शास्त्रकार का मत है। ताम्रपात्रम अधश्छिद्रम निस्तम कुंडे मलाम्बसी षष्टिमज्जत्र होरात्रे अस्फुटम यंत्रम कपालकम। नराक्ष यंत्र के बारे में बताते हुए बताया गया है। नर यंत्रम तथा साधु दिवाच विमलीरभौ छाया संसाधन प्रोक्तम काल साधन उत्तमम। इसके बाद 25वें श्लोक में ग्रंथ के महात्म्य की चर्चा की गई है। ग्रह नक्षत्र चरितम ज्ञात्वा गोलम च तत्वतः ग्रहलोक मवाप्नोति पर्यायणात्मवान नरः। यहाँ पर श्लोक संख्या 23 में बताया गया है कि ताम्र पात्र के नीचे उसके पेड़े में छिद्र करके स्वच्छ जल वाले कुंड में से उसमें जल डालें। यदि एक अहोरात्र में 60 घटी से वह 60 बार जल में डूब जाए तो वही शुद्ध कपाल यंत्र होता है। इसी तरह से नराक्ष यंत्र के बारे में कहा गया है। केवल दिन में जब आकाश स्वच्छ हो तथा निर्मल हो, उस समय रवि को सूर्य के द्वारा, अर्थात निर्मल सूर्य जिस समय हो उस समय शंकु यंत्र से सम्यक छाया साधन करने से उत्तम काल का ज्ञान होता है, अर्थात शुद्ध समय की जानकारी की जा सकती है। और अंत में बताया गया है कि ग्रह नक्षत्रों के चरित्र अर्थात उनकी स्थिति गत्यादि को तथा गोल को यथार्थ रूप से जानकर मनुष्य ग्रह लोक को प्राप्त करता है तथा जन्म जन्मांतर में भी आत्मज्ञानी बना रहता है। यहाँ पर जैसा कि श्लोक संख्या 30 में बताया गया है कि कपाल यंत्र बनाने के लिए तांबे की एक कटोरी लेते हैं, उसके पेड़े में छेद करते हैं और उसमें निर्मल जल डालते हैं। जल के कुंड में उसको रखने पर यदि दिन रात में वह 60 बार डूब जाए तो वह कपाल यंत्र शुद्ध कपाल यंत्र होता है। ऐसे कपाल यंत्र का विशेष वर्णन आचार्य श्रीपति ने सिद्धांत शेखर में निम्न प्रकार से किया है। सुल्भ दिग्भिर्विहितं पलैर्यत् षडंगुलोच्चं द्विगुणा यथाश्यं तदंभसा षष्ठिपलैः प्रपूर्यं पात्रं घटार्ध प्रतिमं घटी स्यात् सत्रिंश समासत्र निर्मिता या हि मनः शलाका चतुरंगुला स्यात् विध्यं तया प्राक्तनमत्र पात्रं प्रपूर्यते नाडिकयाम्बुना तत्। अर्थात इन 10 पल तोल का ताबा लेकर के उसका अर्ध गोलाकार एक कटोरा बनाना चाहिए जिसकी ऊंचाई 6 अंगुल हो, जिसके मुख की चौड़ाई इसके दुगनी हो, जिसमें 60 पल पानी आता हो और जिसके पेदे में इतना बड़ा छिद्र होना चाहिए कि उसमें 3 सही 1/3 मासा सोने की 4 अंगुल के लंबी सुई जा सके, जिससे एक घड़ी में वह कटोरा पानी से भर जाए। इससे सिद्ध होता है कि आचार्य समय की शुद्ध नाप के लिए कितना प्रयत्नशील थे उस समय, परंतु इस प्रकार का यंत्र बनाना आसान नहीं था। इसलिए भास्कराचार्य जी ने इसको ज्यादा भाव नहीं दिया, इसकी उपेक्षा की। नर यंत्र के बारे में बताते हुए कहा गया है, इसी प्रकार नर यंत्र अथवा शंकु दिन में जब सूर्य स्वच्छ हो उस समय शंकु के द्वारा दिन का ज्ञान किया जा सकता है।
शंकु से दिन का ज्ञान करने के लिए छाया की ठीक ठीक नाप से समय का ठीक ठीक ज्ञान कर सकते हैं। तो प्रश्नाधिकार में इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। वहां पर 12 अंगुल के शंकु की छाया से दिशा, देश और काल की गणना कैसे की जाए, इसका विवेचन आया है। उपसंहार रूप में कहेंगे, ग्रह नक्षत्र चरितम ज्ञात्वा गोलम च तत्वतः ग्रह लोकम वापनोति पर्यायेणात्ममान नरः। अर्थात ग्रह और नक्षत्रों की चार तथा गोल गणित के तत्व को जानने वाला मनुष्य ग्रह लोक को प्राप्त करता है। जन्म जन्मांतर में वह आत्मज्ञानी होता है। इन श्लोकों से यह स्पष्ट है कि हमारे आचार्य ज्योतिष शास्त्र के तत्व की जानकारी को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते थे और इसका प्रत्यक्ष बोध कराने के लिए अनेक प्रकार के यंत्रों की रचना के विषय में भी प्रयत्नशील थे। रचना करते रहते थे, यंत्र बनाते रहते थे। आजकल यंत्रों की उन्नति इतनी हो गई है कि इनके द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का साधन बड़ी ही सूक्ष्मता से हो जाता है। इस अध्याय में इस यंत्र की चर्चा संक्षेप में ही की गई है। इसके विषय में विशेष जानकारी के लिए हमें अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए। दूसरा, आगे चर्चा हम करते हैं दूरदर्शक की। इस यंत्र से दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब बहुत बड़ा और स्पष्ट दिखाई पड़ता है और इनका सिद्धांत निम्न प्रकार से है। पीतल की एक नलिका के सिरे पर ऐसा ताल लगा रहता है जिससे दूर की वस्तु का प्रतिबिंब उसकी नाभि पर या इसके पास ही बनता है। इस प्रतिबिंब के पास ही दूसरे सिरे पर एक छोटा सा और ताल लगा रहता है जिससे यह प्रतिबिंब बड़ा होकर दिखाई पड़ता है। यह छोटा ताल एक दूसरी नलिका के सिरे पर जड़ा रहता है जो बड़ी नलिका से में खिसक सकती है। बड़ा ताल वस्तु की ओर खिसकता रहता है, इसलिए इसका नाम वस्तु ताल, और छोटा ताल देखने वाले के नेत्र की ओर आता है, इसलिए इसे नेत्र ताल कहते हैं। माउंट विल्सन के विद्यालय के दूरदर्शक की वस्तु ताल का व्यास 100 इंच अथवा 8 फुट 4 इंच है। 10 वर्ष में एक ऐसा ताल बनाया जा रहा है जिसका व्यास 200 इंच का होगा। इसकी मोटाई 25 इंच की है और तोल 33,000 पाउंड अर्थात 402 मन के कुछ आसपास है। इस तल से जो प्रतिबिंब बनेगा वो 10 लाख गुना बड़ा दिखाई देगा। चंद्रमा यहां से 25,000 मील दूर है, परंतु इस ताल से देखने पर यह हमें मात्र 20 मील की दूरी पर दिखाई देगा। यह ताल जिस नली में जड़ा जाएगा उसकी लंबाई 55 फुट और उसकी तोल 25,000 पाउंड अर्थात 3,049 मन है। यदि यह यंत्र इस प्रकार स्थिर किया जाए कि यह पूर्व पश्चिम दिशा में स्थापित सम अक्ष पर यामोत्तर वृत्त के तल में घूम सके तो इसका नाम यामोत्तर यंत्र हो सकता है। इससे किसी ग्रह या तारे का यामोत्तर लंघन, काल, विश्वास, क्रांति की नाप की जा सकती है। इसका चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत है और उस चित्र के माध्यम से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके माप की भी चर्चा यहाँ पर प्रस्तुत है। साथ में हम अब आपके समक्ष काल समीकरण की बात ले आते हैं। काल समीकरण के द्वारा धूप घड़ी का जो समय आता है वह शुद्ध स्थानीय काल होता है। तार घर की घड़ी में जो समय जाना जाता है वह इससे थोड़ा भिन्न होता है। स्थानीय काल से तार घड़ी का समय जानने के लिए स्थानीय काल में दो का संस्कार करते हैं। एक को काल समीकरण और दूसरे को देशांतर संस्कार कहते हैं। काल समीकरण 1 जनवरी से 16 अप्रैल तक धनात्मक होता है।
इसके बाद 14 जून तक वह ऋणात्मक रहता है। 14 जून के बाद फिर धनात्मक हो जाता है और अगस्त तक ऐसा ही रहता है। सितंबर से दिसंबर तक यह प्रायः ऋणात्मक रहता है। जब धनात्मक रहता है तब धूप घड़ी के समय में इसे जोड़ना पड़ता है, जब ऋणात्मक होता है तब घटाना पड़ता है। यह संस्कार करने पर शुद्ध स्थानीय काल मध्यम स्थानीय काल के समान प्राप्त हो जाता है। देशांतर संस्कार के बारे में बताते हुए कहा गया है कि मध्य स्थानीय काल जान लेने के बाद यदि अपना स्थान 82.5 अंश की देशांतर रेखा से 1 अंश पूर्व हुआ तो 4 मिनट, 2 अंश पूर्व हुआ तो 8 मिनट और 10 अंश पूर्व हुआ तो 40 मिनट घटाना पड़ता है। परंतु यदि अपना स्थान 82.5 अंश के देशांतर रेखा से पश्चिम हुआ तो उसी हिसाब से जोड़ना पड़ता है। ऐसा करने से जो समय हमें प्राप्त होता है वह हमारी रेल घड़ी के समान होता है, या उसको हम तार घड़ी के समान भी, तार घर की घड़ी के समान भी कह सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त काल की जानकारी देने के लिए जैसा कि बताया गया है, सारणी में सूर्योदय काल भी घंटा मिनटों में दिया हुआ होता है। यह सूर्योदय काल को 12 घंटे से घटा दिया जाए तो सूर्यास्त काल प्राप्त हो जाता है, या वह समय होता है जिस समय सूर्य के बिंब का केंद्र क्षितिज पर गणित के अनुसार आना चाहिए। परंतु वास्तव में प्रकाश परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण सूर्य का बिंब क्षितिज के नीचे रहते हुए दिखाई पड़ने लगता है। इस वर्तन के कारण सूर्योदय दिए हुए समय से प्रायः 2.5 मिनट पहले और सूर्यास्त 2.5 मिनट बाद में होता है। सूर्य का बिंब भी बिंदु के समान नहीं है, इसलिए इसके ऊपर वाला किनारा प्रायः 1 मिनट पहले उदित हो जाता है और 1 मिनट बाद अस्त होता है। इसलिए सूर्योदय काल में 4 मिनट घटा देने से वह समय आ जाता है जिस समय पूर्ण बिंब का ऊपर वाला किनारा दिखाई पड़ता है। इस प्रकार सूर्यास्त काल में 3.5 मिनट जोड़ देने से वह समय आ जाता है जिस समय सूर्य का पूरा बिंब छिप जाता है। परंतु यह समय स्थान का अस्पष्ट काल है। रेलघड़ी का समय जानने के लिए काल समीकरण और देशांतर संस्कार की आवश्यकता पड़ती है। समीकरण को देखने से यह पता चलता है कि 2 तारीखों में सूर्योदय काल एक ही होता है। उदाहरण के लिए 10 जनवरी और 3 दिसंबर को सूर्योदय 6:44 पर इलाहाबाद में या 25:30 अक्षांश की स्थानों पर सब जगह होता है। परंतु इन तारीखों में सूर्योदय के समय रेल की घड़ी का समय भिन्न दिखाई पड़ता है। कारण स्पष्ट है कि 3 दिसंबर को काल समीकरण 10.15 मिनट घटाना पड़ता है और 10 जनवरी को 7.5 मिनट जोड़ना पड़ता है। अन्य संस्कार दोनों में समान होते हैं। उदाहरण के लिए इन 2 तारीखों का सूर्योदय काल रेल की घड़ी से जो हमें प्राप्त होता है वह निम्न प्रकार से है। स्पष्ट सूर्योदय काल 3 दिसंबर को 6:44 और 10 जनवरी को 6:44 है। तो वर्तन संस्कार 3 दिसंबर को 2.5 मिनट और 10 जनवरी को भी 2.5 मिनट है। काल समीकरण संस्कार 3 दिसंबर को -10 जबकि 10 जनवरी को +7.5 करना पड़ता है। देशांतर संस्कार इलाहाबाद के लिए +2 कला और 10 जनवरी को पूरा 2 लिया जाता है। रेल की घड़ी से सूर्योदय काल 6 घंटा 33 मिनट और आगे 10 जनवरी को 6 घंटा 51 मिनट होता है। यदि सूर्य बिंब के ऊपरी किनारे के उदय का समय जानना हो तो 1 मिनट कम कर देना चाहिए। इन तारीखों में रेल घड़ी से सूर्यास्त काल जानने के से स्पष्ट सूर्योदय काल को 12 घंटे से घटाने पर 5 घंटा 16 मिनट आता है। इसमें वर्तन काल समीकरण और देशांतर संस्कार करके आगे हम उसके बारे में जान सकते हैं। आगे फिर सूर्य का नतांश जानने की विधि के बारे में। सूर्य के नतांश के बारे में 17 फरवरी को मध्याह्न के पहले सूर्य का नतांश 50 है। समय क्या है?
इस तारीख को 10 बजे का लतांश 47 करीब 7:45 और 9 बजे का 7:58 है, इसलिए 9 बजे और 10 बजे सूर्य का लतांश 50 होगा, यह भी प्रकट होता है। इसको भी हम जान सकते हैं। इस तरह से अन्य किसी भी स्थान के अक्षांश की भी जानकारी कर सकते हैं और साथ साथ शुद्ध समय की जानकारी करते हुए ज्योतिष शास्त्र में जो भी गणनीय मान है उनकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। इसके साथ इस विषय को यहीं पर विराम देते हुए पुनः थोड़ी सी चर्चा और आगे इसी विषय की पुनः चर्चा करते हुए, जैसा कि बताया गया है, ताम्र पात्रम अधश्चिद्रम न्यस्तम कुंडे मलाम्भसी षष्ठिर्मज्जत्यहोरात्रे स्फुटम यंत्रम कपालकम अधश्चित्रम अधोभागे चित्रम रंध्रम यस्य तथा भूतम ताम्रपात्रम घटात् अधः खंडाकारम ताम्रघटितम पात्रम अम्लाम्भसी अम्लम निर्मलम अम्भोजलम विद्यते तत्र तस्मिन् कुंडे बृहत् परिमाण के न्यस्मिन् भाण्डे न्यस्तम निर्धारितम स अहोरात्रे षष्टि दंडात्मके काले षष्टिवारं समं मज्जति स्वाधश्छिद्रद्वारात् गमनात् परिपूर्णतया निमग्नं भवति। पीताद्रिकः तत्ताम्रघटितं पात्रम् अस्फुटं कपालकं घटा अधः कपाल सदृशत्वात् कपाल संयम यंत्रम भवति। अभीष्ट परिमाणकस्य ताम्रपात्रास्याधोभागे एकमेतादृक् क्षेत्रं कार्यं जन्मार्गेण जलगमनात् तत्पात्रं घटका मके काले परिपूर्णं स्यात्। एतावता तस्य घटी यन्त्रमपि यन्त्रं भवितुम् अर्हति। अत्र प्रसंगात् घटी यंत्र निर्माण प्रकार सिद्धांत शेखरोक्तम विलिख्यते। सुलभस्य दिग्भिर्विहितं फलैर्यत् षष्ठंगुलोच्चं द्विगुणायतास्यं तदाम्भसा षष्टिफलैः प्रपूर्य पात्रं घटार्धं प्रपितं घटी स्यात्। सत्रिंशमासत्रय निर्मिताया हेम्रः शलाका चतुरंगुला स्यात् विध्यं तथा प्राक्तनमामत्र पात्रं प्रपूर्यते नाटिकयाम्बुना तत्। इदानीं नराख्यं शङ्कुयन्त्रम् आह नरयन्त्रं तथा साधु दिवा च विमलेरवौ छाया संसाधनैः प्रोक्तं कालसाधनमुत्तमम्। नरयंत्रमिति दिवा दिन एव न रात्रावित्यर्थ। विमलेरवौ मेघादिदोषरहितः आकाशे निर्मले सूर्ये सति तथा कपाल यंत्र रचनावत्। नरयंत्रं 12 अंगुलात्मकं समतलमस्तकं परिधिरूपं नरापरनामकं शंकुयंत्रं छाया संसाधनैः छायया सूक्ष्मत्वेन अगमैः साधु सम्यक रूपेण कृत्वा आचार्येण तत् उत्तमं सर्वश्रेष्ठं काल साधनं दिग्गतादि काल ज्ञानकरणं प्रोक्तम्। यच्छाया ज्ञानच्छाया कारणस्य तत् शङ्कोरिष्टहृतेश्च ज्ञानं तत् इष्टान्त्या तस्य चलज्जया संस्कारेणोन्नतकालज्जयां सूत्रस्य ज्ञानवतम् उन्नतं कालश्च ज्ञातो भवतीति गोलाज्ञा जानत्वीति दिक्। इदानीं ग्रन्थमाहात्म्यमाह ग्रहनक्षत्रचरितं ज्ञात्वा गोलं च तत्त्वतः ग्रहलोकं वाप्नोति पर्यायेणात्मवान् नरः। ग्रहनक्षत्रचरितमिति पूर्वमेतद् ग्रहनक्षत्रचरितं ग्रहाणां नक्षत्राणां च चरितं स्थिति मिति गति साधन संबंधी ज्ञान गोलम भूगोलादि स्वरूप परिचायकमुत्तरखंडं ग्रंथं च तत्वतः याथा तथ्येन यात्वा नरः पर्यायेण जन्मान्तरेण
स्वाभिलषितं ग्रहलोकं सूर्यादिग्रहलोकम् अवाप्नोति प्राप्नोति। आत्मवान् सकल ब्रह्मांडस्य तत्त्वम् अभिज्ञाय जन्म जन्मांतरे अयात् आत्मगानेन विशुद्धान्तःकरणे जन्म मरणादि बन्धनात् विमुक्तोऽपि भवति इति सूर्य सिद्धान्ते श्री तत्त्वामृत सिञ्चिते त्रयोदशश्च सोपानः ज्योतिषोपनिषद्गतम् इति ज्योतिषोपनिषदाध्यायः अत्रैव विरमामि। नमो नमः। पुनः मिलामः। ज्योतिषोपनिषदाध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। शुभम भूयात्। धन्यवाद। पुनः मिलामः।